एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके हिसाब से हम आपके लिए हेल्थ टॉक कर रहे हैं। हेल्थ टॉक में हम बेसिकली कवर करेंगे कि जो हियरिंग डिक्रीज हियरिंग होता है, कम सुनाई देता है, ये बहुत गंभीर बीमारी है। हमारे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेट्स है, उसके हिसाब से 2050 तक लगभग 70 करोड़ मरीज किसी न किसी फॉर्म में हियरिंग एलिमेंट से सफर करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए अलग अलग कुछ प्रिकॉशंस होती है या स्क्रीनिंग होती है। जब मैं सफदरजंग में था, हमारे पास कई मरीज आते थे जो कॉकलियर इम्प्लांट के लिए आते थे। बेसिकली कॉकलियर इम्प्लांट एक बड़ी सर्जरी होती है बच्चों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि 5 साल से कम बच्चों की आयु में ही ये ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट फंड तब करती है तो 5 साल से कम बच्चा हो। बच्चा आता है उसकी एज 4.5 साल होती है और ऑपरेशन प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट उस बड़े ऑपरेशन के लिए 1 साल का टाइम लगता है। बच्चा 5.5 साल का हो जाता है और वो एलिजिबल ही नहीं होता, और वो ऐसी सर्जरी प्राइवेट में लगभग 20 से 25 लाख का खर्चा आता है। तो वो जो गवर्नमेंट उसकी पूरी फंडिंग करती है, 20 से 25 लाख का खर्चा पूरा गवर्नमेंट बियर करती है, वो उसके लिए इनएलिजिबल हो जाता है। तो इसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे के पेरेंट्स को जानना चाहिए कि कब उनको दिखाना है, या तो उनकी डायग्नोसिस ही लेट होती है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए मैं बात करूँगा, अगर कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है, मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कंसीव होने वाली है, तो उसको सारे टीके जो हेपेटाइटिस बी या फिर जो भी है, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन करानी है। हमारे देश में काफ़ी ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिनकी प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारे गायनी इमरजेंसी रूम में आके डिलीवरी के दिन आती है। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो नेशनल हेल्थ मिशन का प्रोटोकॉल है उसमें 7 विजिट मिनिमम है, तो 7 विजिट होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक येलो कार्ड मिलती है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाइए या हॉस्पिटल जाइए, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट हर 1-2 किलोमीटर पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट के है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो आपको टीका दिया जाता है, जो प्रेगनेंसी में टेटनस का टीका, वो प्रॉपर्ली टाइम से ले। साथ साथ आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है। वो देखा गया है कि जो लेडीज जो प्रेग्नेंट फीमेल फोलिक एसिड की टैबलेट ली है, उनके बच्चों में हियरिंग डिक्रीज हियरिंग या हियरिंग बीमारियां होना बहुत कम चांसेस होते हैं। और भी इसके साथ साथ और भी बेनिफिट होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं जिससे बच जाते हैं। तो साथ साथ आपको रेडिएशन से बचना है। रेडिएशन मतलब कि प्रेगनेंसी आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो आपको एक्सरे वगैरह से दूर रहना है, इसलिए प्रेगनेंसी में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। सो ये सब बेसिक प्रिकॉशन से अगर आप करते रहोगे तो आपका ये हियरिंग की डिक्रीज हियरिंग से बच जाओगे। साथ साथ जब बच्चा होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चों की हियरिंग नहीं होता था। आजकल गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। बच्चा पैदा होता है तो ही बच्चों वाले डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो हमारे पास भेजते हैं हियरिंग स्क्रीनिंग के लिए ईएनटी के पास। तो वो आपको आना है, आपको ये नहीं सोचना है कि बच्चा हो गया, बच्चा नॉर्मल है, अब मैं क्यों जाऊँ ईएनटी के पास। ईएनटी के पास आना है और एक बेसिक टेस्ट होता है OAE, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, काफी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। दिल्ली में सफदरजंग, आर्यमल, मोस्ट ऑफ द कलावती सारण हर हॉस्पिटल में ये है। तो आप ये करा सकते हैं, जब बच्चा पैदा हुआ, जब 5-10 दिन का ही है तभी करा लो, तो उससे एक पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई हियरिंग की दिक्कत तो नहीं है। जो USA का जो CDC है उसकी प्रोटोकॉल है 136 प्रोटोकॉल बोलते हैं। पहले महीने में बच्चे का टेस्ट हो जाना चाहिए, तीसरे महीने में डायग्नोसिस हो जाना चाहिए और छठे महीने में इलाज शुरू हो जाना चाहिए अगर कोई डिक्रीज हियरिंग है। तो ये आपको ध्यान देना है। साथ साथ आपको देखना है कि आपकी कम्युनिटी में आसपास या आपके खुद के बच्चों में अगर कोई बच्चे पैदा होने के बाद लेट रोए हैं, तुरंत नहीं रोए हैं, तो उनमें भी हियरिंग डिक्रीज हियरिंग होने की संभावना है। तो वो आपको देखना है, अगर लेट रोए हैं तो अलग से ENT वालों के पास आके दिखाना है। इसके साथ साथ अगर बच्चे ICU में भर्ती रहा है, बोला जाता है कि बच्चे ने पेट में ये लैट्रिन जो होता है वो खा लिया है, तो उससे भी बच्चों में हियरिंग डिक्रीज होने की चांसेस होता है। उन बच्चों का या तो आपका अर्ली डिलीवरी हो, मतलब एक्सपेक्टेड डेट से 1-2 महीना पहले ही डिलीवरी हो गई हो किसी कारणवश, या तो कोई माँ के लिए कॉम्प्लिकेशन था या बच्चे के लिए। सो ये बच्चों में भी सुनना प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकता। सो आपको ये चीज़ देखना है, इन बच्चों को जरूर हियरिंग स्क्रीनिंग कराना है। और बाकी ये सब चीज़ें जो है इसके साथ साथ जब बच्चा हो जाए, पैदा है, बच्चा बढ़ रहा है, तो चलना बोलना अगर लेट शुरू करना है उनमें भी हियरिंग डिक्रीज हियरिंग की संभावना होती है, वो आपको ध्यान देना है। इन बच्चों को जरूर स्क्रीनिंग के लिए ENT डॉक्टर के पास आना है, ENT स्पेशलिस्ट के पास आना है।
ये हो गया बच्चों की बातें। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को अगर बच्चा सफ़र करता है तो उसके 5 साल से पहले गवर्नमेंट के अगर आपने उसका ऑपरेशन कराया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब में साथ साथ अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं जिसमें आप फ्री में हो, लगभग 20 से 25 लाख का ऑपरेशन है। और ये भी देखा गया अगर कॉक्लियर इम्प्लांट जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि सुनना डेवलप होगा तभी वो बोलना डेवलप करेगा। पहले वो सुनेगा तभी तो बोलेगा। तो ये चीज़ है जो स्पीच होता है, नहीं तो वो बच्चे लाइफ लॉन्ग के लिए स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटी हो जाती है और इसके साथ साथ उनका IQ डेवलप नहीं होता। और ऐसे मरीजों में देखा गया है डिप्रेशन और बाकी संभावनाएं और लाइफ में कितना वो सक्सेसफुल हो रहा है वो भी काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। ये हो गई बच्चों की बात। अब मैं बूढ़ों की बात करता हूँ, स्पेशली 40 साल से बाद जितने भी डिक्रीज हियरिंग होता है वो 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। 40 साल के बाद से आपका क्यों शुरू होता है? 2 कारण होता है। एक तो इतनी लंबी उम्र में आपको कोई ऐसी दवाइयाँ चली हैं जो कान के लिए नुकसान करती है, ऑटोटॉक्सिक होती है। साथ साथ होता क्या है, जब 40 साल का इंसान हो जाता है तो उसमें सुनने की नसें जो होती है, कॉक्लियर नर्व और जो पूरा सिस्टम है वो कमजोर होते रहता है, तो उससे आपको सुनने का लॉस होता है। सो आपके कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाइए जब भी आपको लगे कि आपका सुनना स्पेशली 40 साल के बाद शुरू हो गया है, तो आपको कान नाक गले के पास डॉक्टर के पास जाना है, हियरिंग टेस्ट कराना है। और हियरिंग टेस्ट के हिसाब से अगर डॉक्टर ने आपको हियरिंग एड एडवाइस कर दी है तो आपको हियरिंग एड लेना है। कई मरीज क्या बोलते हैं अभी तो बहुत कम सुनाई दे रहा है, अभी क्या हियरिंग एड लेके करूंगा। सुनने की मशीन लोग एक सोशल स्टिग्मा के फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। इतनी कंपनीज के हियरिंग एड आते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि आपको बाहर से दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, या तो कान के अंदर है, या कई होते हैं चश्मों के फॉर्म में आते हैं कि आपने चश्मा पहन लिया उसमें हियरिंग एड फिट है, आपको सुनाई देगा। तो अगर आप 40 साल से ऊपर हो हियरिंग टेस्ट कराइए। अगर हियरिंग लॉस है तो आपको हियरिंग एड लेना है। और ऐसा देखा गया कि जो मरीज हियरिंग एड को डिले करते हैं, डिले से मेरा क्या मतलब है कि अभी डॉक्टर ने बोला वो सोच रहे हैं कि अभी तो नहीं लेते हैं, 2-3 साल बाद लेंगे जब हियरिंग लॉस ज्यादा हो। ऐसे मरीजों में देखा गया है कि जब वो 50 या 60 के बाद होते हैं, 60 के बाद होते हैं तो इन मरीजों में देखा गया है कि अल्जाइमर या भूलने की बीमारियां ये सब डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। साथ साथ ये भी देखा गया है कि आपको और भी जो दिमाग से संबंधित बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती है। अब ये होता है गवर्नमेंट से काफी प्रोग्राम चल रही है जिसमें कुछ हियरिंग एड फ्री मिलती है, लेकिन वो सारे हॉस्पिटल में नहीं है। सो अगर आपको बाहर से भी खरीदना पड़ रहा है तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये सब चीज मिलती है। अब मैं आता हूँ एडल्ट पॉपुलेशन की। एडल्ट से मेरा क्या मतलब है, अगर जो बंदा 15-20 साल से लेके 40 साल तक है या 50 साल तक है, वो मरीज वो क्या है कि उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसकी वजह से उनको हियरिंग लॉस हो रहा है, लेकिन सुनने की लॉस हो रही है। लेकिन ऐसी भी बातें हैं कि उनको कुछ उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं, खराब आदतें कि कान में ईयरबड डालना, कान में कुछ भी डालना, लाइक दैट कि कान में कुछ भी ईयरबड वगैरह नहीं डालना है, कुछ भी तेल दवाई वगैरह कुछ भी बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं डालना है। इससे आपके कान में नुकसान हो जाता है। ईयरबड अभी 2 महीने पहले मैं गुड़गांव में एक मरीज देख रहा था, वहाँ पे वो पेशेंट का जब मैं ऑटोस्कोपी किया, एंडोस्कोप हमने डाला तो उस कान में इतने गड्ढे हो रखे थे जितना गड्ढा हम जब सर्जरी करते हैं, बोन ड्रिल करते हैं तब होता है। सो पेशेंट से मैंने पूछा क्या करते हो, बोलते हैं सर मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे-तीसरे दिन ईयरबड डालती हूँ। तो ईयरबड को भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए केवल कॉटन है, उससे जो माइक्रो ट्रॉमा होता है वो अब एक बार गड्ढा हो गया तो उसमें तो कोई भी माइक्रोब होगा, कोई भी फंगस होगा वो ग्रो करेगा, उससे और इन्फेक्शन हो सकता है, मर्दी विच्छेद हो सकता है। कभी भी आपका कान बहता है तो आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके ENT को दिखाइए, कान नाक गले को दिखाइए। सेंसस के बारे में बोला जाता है कि कान नाक गले 3 सेंसस को ट्रीट करते हैं। तो मतलब कि जितनी इंद्रियां हैं हमारी 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रियां तो ENT में देख रहे हैं। तो आपको जितना भी दिक्कत हो आपको जितना जल्दी हो सके दिखाना है ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच पाए। कभी भी गंदे पानी में स्विमिंग या नहाए नहीं। और मैल का ये चीज़ होता है कि अगर हल्का मैल है आपको तो वो बचाता ही है गंदे पानी से, लेकिन हाँ ज़्यादा हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट लेना है। आपको ज़्यादा मैल हो जाए तो आपको जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट आपको लेना है।
क्योंकि उसकी वजह से कुछ लक्षण आने लगते हैं, कान बंद रहता है, कान में घंटी बजती है, दर्द होता है, खुजली होता है। दूसरी चीज़, कई मरीज होते हैं मैल पूरा भरा हुआ है फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। मैं चेन्नई में था अपने फेलोशिप के समय, वहाँ मैंने काफ़ी मरीज ऐसे देखे थे जो इतने इग्नोर हो गए, इतने मैल को इग्नोर करने लगे कि वो मैल की वजह से उनका जो वो नस जो फेस को सप्लाई करता है वो खराब हो गया, तो उनके मुंह टेढ़े हो गए, केराटोसिस ऑक्यूलेंस उस कंडीशन को बोलते हैं। सो आपको ध्यान देना है कि मैल भी ऐसा ना हो कि बहुत मिनिमल मैल हो तो आप इग्नोर करो, लेकिन अगर हो रहा है कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ईएनटी कंसल्टेंसी लेके आप उसका इलाज मैल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं ये चीज़ें। साथ साथ एक और चीज़ मैं बच्चों के लिए बोलूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं, बच्चा 6 महीने 1 साल तक है, फीड कराएं तो फीड प्रॉपर पोजीशन में कराएं, कभी भी लेट के ना कराएं, बैठ के कराएं और बच्चे का भी हेड सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि कान नाक गले एक दूसरे से कनेक्टेड है और होता क्या है जब वो बच्चा फीड करता है तो वो मुंह से या नाक से सिक्रीशंस और दूध या और भी कुछ सिक्रीशंस हमारे कान में जाता है, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और वो बच्चे का कान दर्द होगा और उसको हम इग्नोर करेंगे तो वो जाके कान के पर्दे पड़ सकते हैं और इससे बच्चों को हियरिंग लॉस और फिर उसमें सर्जरी चाहिए। आज के टाइम में हर हियरिंग लॉस का कुछ ना कुछ इलाज है, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जरी है। तो आप जितना जल्दी डायग्नोस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारा कॉग्निशन, हमारा दिमाग डेवलप नहीं करेगा। स्पेशली बच्चों के केस में जितना जल्दी बच्चे सुन पाएंगे उतना जल्दी उनका IQ डेवलप होगा, उतना दिमाग डेवलप होगा। अगर आप सब में से किसी को भी कोई क्वेरी हो इन सब सारी बातों को लेके आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में अवेलेबल हो या आप मेरे ओपीडी के अंदर आते हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। मेरे पास इधर से सारे पेशेंट आ जाओ।